हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। नमस्कार सभी को और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ राय हूँ। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जो करेंटली बोरपेटा सेवा नर्सिंग होम में बेस्ड हूँ। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे कई दिनों से अभी 1 महीना हो चुका है कुछ वीडियोस बनाता हूँ कॉमन ऑर्थोपेडिक एलिमेंट्स को लेकर। अभी फिलहाल मैं काफ़ी नया हूँ तो यही सीरीज़ अभी चल रही है कॉमन ऑर्थोपेडिक एलिमेंट की प्लेलिस्ट। तो इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए मैं एक दूसरे टॉपिक पर आपके पॉपुलर डिमांड पे एक वीडियो बनाना चाहता हूँ आज, जिसे हम कहते हैं टेनिस एल्बो। ये बीमारी इतनी कॉमन है कि यू गाइज वोंट बिलीव। लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद आई गॉट अराउंड 100 ईमेल्स, 100 टेक्स्ट मैसेजेस कि सर आप लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस पे वीडियो बनाइए। तो डेफिनेटली काफ़ी कॉमन बीमारी है ये और आपको थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू देना ज़रूरी है। इसलिए मैंने आज डिसाइड किया है कि आज इस वीडियो के टॉपिक पे आज इस वीडियो में मैं लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस यानी कि टेनिस एल्बो पे वीडियो बनाऊंगा। तो आज इस वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी एल्बो जो जॉइंट है वो 3 बोन से बनी हुई रहती है। जैसे ये मेरा एल्बो जॉइंट हो गया तो मेरे यहाँ पे जो बोन है वो ह्यूमरस है, इस तरफ रेडियस बोन हो गई, इस तरफ अल्ना बोन हो गई। तो टेनिस एल्बो एक्चुअली होता क्या है कि जो ह्यूमरस की आपकी लेटरल एपिकॉन्डाइल रहती है, ह्यूमरस में आपकी लेटरल में एपिकॉन्डाइल एक रहती है और मिडिल की तरफ एक मिडिल एपिकॉन्डाइल रहती है। लेटरल मतलब समझ लीजिए बाहर की तरफ, मिडिल मतलब अंदर की तरफ। तो कई दिनों से ये जाना जाता था कि लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस मतलब इस लेटरल एपिकॉन्डाइल का इन्फ्लेमेशन हो जाना या इसमें सूजन आ जाने को हम टेनिस एल्बो कहते हैं। पर आजकल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आजकल हम कहते हैं कि लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस इज नॉट टेनिस एल्बो। इसके लिए एक नया वर्ड यूज किया जाता है विच इज नोन एज लेट, LET, यानी कि लेटरल एपिकॉन्डाइल टेंडिनोपैथी। अर्थात ये अब बोन की डिजीज नहीं रह गई है। रिसर्च में पाया गया है कि ये बीमारी एक टेंडिनोपैथी है, अर्थात ये टेंडन के डीजेनरेशन की वजह से आती है। जो हमारी लेटरल एपिकॉन्डाइल होती है उससे हमारे हाथ के पीछे हिस्से के मसल, जो मेरे एक्सटेंसर मसल रहते हैं, वो सारे ओरिजिनेट करते हैं। तो उन एक्सटेंसर मसल में मोस्ट कॉमनली ओवर यूज इंजुरी के वक्त एक्सटेंसर कार्पी रेडियस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियस लॉन्गस बोल के एक मसल रहती है। तो उन मसल्स के अटैचमेंट पे डीजेनरेशन होने की वजह से ये बीमारी देखी जाती है। इस बीमारी को एपिडेमियोलॉजिकली इतना सिग्निफिकेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि लेट मी जस्ट टेल यू इन अ सिंगल सेंटेंस, इट इज द मोस्ट कॉमन ओवरयूज इंजुरी ऑफ द एल्बो। अर्थात एल्बो में आप अगर काम ज्यादा करोगे तो सबसे कॉमन बीमारी जो आपको होती है वो लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस होती है, जिसे बहुत लोग टेनिस एल्बो के नाम से भी जानते हैं। मिडिल एपिकॉन्डाइलाइटिस भी हो सकती है। रेशियो समवेयर 4:1 to 7:1 पे वेरी करता है। अर्थात 10 में अगर आपको 7 केस लेटरल एपिकॉन्डाइल के मिलते हैं तो 1 या 2 केस आपको मिडिल एपिकॉन्डाइलाइटिस के भी मिल सकते हैं, जिसे हम गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। पर वो इतना कॉमन पेन का कॉज नहीं है। आप समझिए हर 100 में 1 से लेके 3 लोग 30 to 50 ईयर्स में लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस से पीड़ित हैं। इसे हम टेनिस एल्बो भी कहते हैं, पर ये नाम बस ऐसे ही रखा है टेनिस एल्बो इसका। टेनिस प्लेयर्स में ये इंजरी होगी बोल के ऐसा कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, कुछ स्टडी जब पहले के दौरान की गई थी तो ऐसा देखा गया था कि टेनिस एल्बो में टेनिस प्लेयर्स में इस बीमारी की इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इस बीमारी को लोगों ने उस समय टेनिस एल्बो का नाम दिया था। तो जैसा कि आप सबको मैंने बता दिया, इस रीजन में पेन होना, द मोस्ट कॉमन ओवरयूज इंजरी होना एंड इतना सिग्निफिकेंट एज में एडल्टहुड में 30 to 50 ईयर्स में इतना प्रेवलेंस होना लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस या टेनिस एल्बो की इंपॉर्टेंस झलकाता है। अब ये बीमारी होती क्यों है? तो बहुत सारे थ्योरी पोस्टुलेट किए गए हैं एंड यू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हाट कि ये एक ओवरयूज इंजरी है। अर्थात अगर आप अपने रिस्ट को बार बार एक्सटेंशन वाले काम करेंगे अपने रिस्ट में, या आप अपने फोरआर्म को या एल्बो को बार बार सीधा करने वाले काम करेंगे, आप जबरदस्ती अपने हाथ को प्रोनेशन या सुपिनेशन के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, तब धीरे धीरे इस बीमारी के चांसेस बढ़ते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि कारपेंटर्स में, पेंटर्स में, कंप्यूटर यूजर्स में, या ऐसे लोग जो एक ही तरह की रिपीटेटिव एक्टिविटी बार बार करते रहते हैं। घर पे हमारी माँ, हमारी दादी जो कपड़े धोते रहते हैं मसल के रोल कर करके, उनको ये ओवरयूज इंजरी बहुत कॉमन होती है। तो एज सच इस बीमारी का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। आपके बहुत सारी रिसर्च इस बीमारी पे की गई है और ऐसा देखा गया कि जो लोग 20 kg से ज्यादा का वजन दिन में 2 घंटे से ज्यादा उठाते हैं, या जो लोग 2 घंटे से ज्यादा एक रिपीटेटिव एक्टिविटी कोई भी करते हैं जिसमें आपकी एल्बो पे प्रेशर पड़े,
they are prone and they are at risk of developing lateral epicondylitis. अब जब आपको लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस हो रहा है या पेन हो रहा है, ये पेन आपको यूजुअली होता कैसा है? तो इसमें मैं एक साइंटिस्ट को कोट करना चाहूंगा जिन्हें हम वॉरेन कहते हैं। उन साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा रिसर्च किया था और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस के पेन को डिफाइन किया है। चलिए मैं आपको पेन के स्टेजेस बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि आप जब काम कर लोगे पहले स्टेज में, तो उसके 2-3 घंटे बाद आप हाथ में पेन फील करोगे। ये बीमारी की पहली स्टेज हो गई। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जब आप काम कर रहे होगे उस वक्त आपको हाथ में पेन होना स्टार्ट नहीं होगा, पर काम खत्म करने के जस्ट बाद आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले में क्या हो गया कि आप यूजुअली इस बीमारी को इग्नोर क्यों करोगे, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो उसके 4-5 घंटे बाद आपको पेन हो रहा है, तो वो पेन हल्के से नुस्खे अपनाने से चले जाते हैं, तो आप इतना ध्यान नहीं देते हो। पर कुछ समय बाद जब बीमारी को आप इग्नोर करते हो और बीमारी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती है, तब क्या होता है, काम खत्म करने के जस्ट बाद या काम के एंड स्टेजेस में वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इस वक्त आप बीमारी को लेकर हल्के से जागरूक होते हो। तीसरे स्टेज में क्या होता है कि आप जब वो काम करते हो, आपकी ऑफेंडिंग एक्टिविटी या रिपीटिंग एक्टिविटी, उस पूरे काम के दौरान ही आपको पेन रहता है। और अगर ये बीमारी चौथे स्टेज तक जाती है, जो कि ऐसा देखा गया है कि 20% केसेस में ये 1 साल से ज्यादा चली जाती है बीमारी, तब आपको काम करो या काम ना करो इस जगह पे पेन रहता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस डिजीज जनरली प्रोग्रेसेस। इस डिजीज को इतनी अहमियत हम क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज है वो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। जितने भी लोग बहुत मेहनत से दिनचर्या में अपने काम करते हैं उनको ये अफेक्ट करती है, एंड एज सच ये बहुत ही डेबिलिटेटिंग हो जाती है अगर आप अपना काम ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये इस बीमारी के इंपॉर्टेंस को झलकाता है। अब लेट्स स्पीक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। जब आपको ये बीमारी होती है तो आपको करना क्या है? आपको डेफिनेटली गूगल सर्च नहीं करना है, वो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आपने अपने लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो में पेन फील किया, अब आप सब लोग इतना कॉमन नॉलेज हो चुका है, सब लोग ये आके कहते हैं सर यहाँ पेन हो रहा है, टेनिस एल्बो हो गया। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर टेनिस एल्बो आपके एल्बो के लेटरल एस्पेक्ट का पेन है, पर हर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो का पेन टेनिस एल्बो नहीं होता है। टू कम टू अ डायग्नोसिस एंड टू रीच अ डायग्नोसिस यू नीड अ कंसल्टेशन। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप बीमारी के सिम्टम्स पे मत जाइए, आप बीमारी के कॉज या बीमारी की मेन डायग्नोसिस पे जाइए। एक बार डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगी, ट्रीटमेंट अपने आप आसान हो जाएगा। तो इसको डायग्नोसिस में कैसे करें? जब आपको लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो में पेन हो, जो कि मैंने आपको बताया काम के वक्त स्टार्ट हो जाए, यानी कि स्टेज 2 या काम करने के जस्ट बाद आपके रहे, तो आप इस सर्जन को कंसल्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोवोकेटिव मैन्यूवर्स हैं। प्रोवोकेटिव मैन्यूवर्स मतलब क्या? हम आपको ऐसे काम करने देते हैं या ऐसे फिजिकल टेस्ट हैं जिनको करा के हम आपकी बीमारी की कंफर्मेशन लेते हैं कि टेनिस एल्बो ही है कि नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि लेटरल एस्पेक्ट का हर वो पेन टेनिस एल्बो ही हो। कभी कभी आपके नर्व की इंपिंजमेंट की वजह से, जिसको हम रेडियल टनल सिंड्रोम कहते हैं या पोस्टीरियर इंफ्लोसिस नर्व सिंड्रोम कहते हैं, उस वजह से भी आपको पेन हो सकती है। उस स्टेज में आपके रिस्ट के जो मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाते हैं। कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में अगर आपका डिस्क एक है यहाँ पे, यानी कि आपको स्लिप डिस्क गले पे है, तो उसका पेन यहाँ तक रेडिएट होके जा सकता है। कभी कभी ये पेन सिंपल एक एल्बो आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकती है। तो सिर्फ ये समझ लेना कि आपको टेनिस एल्बो है और उस डायग्नोसिस को अपने जीवन का पार्ट बना लेना डज नॉट डू जस्टिस टू योर डिजीज, और इससे आपको रिजल्ट भी कभी अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो में पेन होना हर समय टेनिस एल्बो की वजह से जरूरी नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास आइए, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आपके डॉक्टर, और अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट होता है कि आपकी बीमारी किसी अलग वजह से है, तो बहुत सारे इमेजिंग की यूज कर सकते हैं। कभी कभी गले के पीछे की MRI भी करानी पड़ती है, क्योंकि ये पेन रेडिएट होकर आता है। अब जब आपको एक बीमारी डेवलप हो चुकी है तो आप कर क्या सकते हैं? जैसा कि हमने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है, वो भी कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स बीमारी, जैसे कि जिसमें आपको चोट लग के वो बीमारी नहीं होती है, जो कि डिजेनरेटिव कंडीशन है, अर्थात आपके आयु या आपके काम की वजह से आपको हो रही है। उसके मैनेजमेंट के हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन हो गया कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि हम आपको दवाई से, हल्के फुल्के इंजेक्शन से, थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी से ठीक करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या आ गया? ऑपरेटिव, यानी कि हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, जो कि टेनिस एल्बो में काफी रेयर है, और वो कैल्सिट्रेंट केसेस में, अर्थात ऐसे केसेस जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रेस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, उनमें किया जाता है। अब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, द बेस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर टेनिस एल्बो टिल डेट इज रिफ्रेनिंग और लिमिटिंग द एक्टिविटी दैट इज कॉजिंग यू द पेन।
जो एक्टिविटी से आपको पेन हो रहा है, जो एक्टिविटी करने की वजह से आपको एक कंडीशन एट दी फर्स्ट प्लेस डेवलप हुई है, आप उस कंडीशन को या उस एक्टिविटी को धीरे धीरे अपने दिनचर्या से हटा दीजिए। बहुत फेमस एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, हम सब सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं, ठीक है। तो उन्हें भी ये कंडीशन जब पीड़ित की थी तो उन्होंने ऑलमोस्ट वो शॉट्स खेलना ही बंद कर दिए थे जिससे उनको टेनिस एल्बो का पेन होता था। आपको याद होगा उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मारना ही बंद कर दिया था, वो ज्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने लग गए थे। तो ऐसी सटल एडजस्टमेंट अगर ऐसे लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी इस पेन में कर सकते हैं। सेकेंडली, वंस आपने वो एक्टिविटी को कमा दिया है, देयर इज अ बैंड नोन एज टेनिस एल्बो सपोर्ट, जो कि आप अपने हाथ पे मार सकते हैं काम के वक्त, ताकि आपकी इतनी मूवमेंट ना हो कि आपको पेन कॉज हो। थर्डली, आप मेडिकेशंस ले सकते हैं इस डिजीज में। देयर आर मेनी मेडिकेशंस दैट सप्लीमेंट द हेल्थ ऑफ द टेंडन। वो सारे मेडिकेशन लेने से आपकी डिजीज की डिजेनरेशन की प्रोसेस काफी कम हो जाएगी। एंड सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट मैं टेनिस एल्बो में ये करता हूं अपने पेशेंट्स के साथ कि जब ये सारी चीज करने के बाद एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करा लिया, ओरल मेडिकेशन यानी कि मुंह से खाने वाले दवाई दे दिए, उनको एक बेल्ट दे दिया, फिर भी उनके दर्द कम नहीं हो रहा है, तो हम कभी कभी एक स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं टेनिस एल्बो के रीजन के पेन के वक्त, और उससे उनका पेन काफी समय तक कमा रहता है। बहुत ही कम केसेस में दोस्तों, आप समझिए 100 में 1 या कभी कभी 1000 में 1 या 2 केसेस ऐसे निकलते हैं जिनके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करती है। उस केसेस में हम या तो टेंडन की सफाई करते हैं, सर्जरी के दौरान सफाई बोलनी पड़ेगी क्योंकि द ऑफिशियल वर्ड इज डिब्राइडमेंट। सो हाउ डू डू दैट डिब्राइडमेंट? हम या तो ओपनिंग के डिब्राइडमेंट करते हैं या आजकल आर्थ्रोस्कोपी यानी कि कैमरे भराकर एल्बो जॉइंट पे उस टेंडन की हम सफाई करते हैं। तो ये सारे थे इसके मैनेजमेंट ऑप्शन। इस वीडियो का सारांश आपको मैनेजमेंट ऑप्शन के बारे में एनलाइटन करना था और आपको ये बताना था कि टेनिस एल्बो इतनी प्रेवलेंट इसलिए है क्योंकि जैसा कि वॉरेन ने कहा, आप पहले स्टेज में जब आपको काम करने के 4-5 घंटे बाद पेन होता है तब आप डॉक्टर को कंसल्ट कभी करते ही नहीं हो। तो क्या जरूरी है, अगर आपको एल्बो के इस एस्पेक्ट में पेन हो तो गूगल सर्च ना करें, टेनिस एल्बो से अपने मन में ये डायग्नोसिस को ना बांध लें और फौरन डॉक्टर को दिखाएं। अगर स्टेज 1 में आप नहीं दिखाते हो, स्टेज 2 में आते हो, वेल एंड गुड। स्टेज 2 में होता क्या है, आपको आपकी एक्टिविटी खत्म करने के फौरन बाद दर्द होना स्टार्ट होगी। तो अगर आप उस स्टेज में भी डॉक्टर को कंसल्ट कर लोगे तो वी हैव मेनी थिंग्स इन आवर आर्मामेंटोरियम। हम अपने पास जितने ऑप्शंस अवेलेबल है आपको ट्रीट करेंगे और अच्छे आपको करने की बहुत कोशिश करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऐसे स्टेज में डॉक्टर को दिखाने आओगे जहां पे आपको निरंतरित पेन रहता है, यानी कि आपकी बीमारी बहुत एडवांस हो जाने के अगर आप दिखाने आओगे तो ट्रीटमेंट बहुत ही लंबी चलती है और लंबी ट्रीटमेंट से ना ही आपका मनोबल डाउन होता है, ये हमें भी कभी अच्छा नहीं लगता है। पर हम करें क्या? अगर ये होने के कारण आप देर से दिखाओगे, बीमारी काफी एग्रेवेट हो गई रहेगी, काफी एंड स्टेज से पहुंच गई रहेगी, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट ज्यादा चलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप मुझे सुन सकते हो, अगर आप सच में अपनी बीमारी को लेके थोड़े से कॉशियस हो और अगर आप सच में अपनी बीमारी को लेके थोड़े से जागरूक हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बीमारी आपको इतनी अफेक्ट करेगी ही नहीं। इसलिए गूगल सर्च से मत जाइए। हर एल्बो पेन को आप लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस यानी कि टेनिस एल्बो मत मान लीजिए, एक कंसल्टेशन लीजिए, एक डायग्नोसिस पे आइए और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जानिए। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंजर्वेटिव है, ऑपरेटिव है, बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी भी जाते हैं इस वाले डिजीज के लिए। पर मैं पर्सनली ये फील करता हूं कि आप जितना अपने एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करोगे वही इसके लिए बेस्ट फिजियोथेरेपी है। और अगर फिजियोथेरेपी बाद में लेने की जरूरत पड़े तो ऑब्वियसली आप हमें कंसल्ट कर ही सकते हैं, हम आपको अच्छी एडवाइस ही देंगे। पर जानकारी नहीं रहने के कारण आप इस बीमारी को काफी एग्रेवेट मत कर लीजिए। इस स्टेज पे हमारे पास मत आइए कि आपकी बीमारी ऐसी हो गई हो कि आपको रेस्ट में भी पेन हो रहा हो, अर्थात आप अपने अगर हाथ को आराम के पोजीशन पे या रेस्ट पे रह रहे हो तभी भी पेन हो रहा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी ट्रीटमेंट लंबी चलेगी और उसमें हमारा काफी कम रोल हो जाता है। तो जस्ट लाइक ऑल दी अदर वीडियोज इन दिस सीरीज, I'd like to wrap this one up by saying that आप अपनी बीमारी को लेके थोड़ा सा जागरूक बनिए, आप बीमारी को लेके थोड़ा से नॉलेजेबल बनिए। आप ये जानिए कि आपको बीमारी की असली नॉलेज किस फील्ड से या कहाँ से आ सकती है, क्योंकि अगर आप ये सब कर लेंगे तो मैंने आपको पहले ही कहा ये सब डेबिलिटेटिंग एंड मॉर्बिडिटी वाली बीमारी आपको इतना तंग करेंगी ही नहीं। तो बस इसी उद्देश्य से मैं जेन्युइनली आप सबको बीमारी के बारे में आपकी डिमांड के ऊपर और कभी कभी अपने ओपीडी पेशेंट्स को भी देखकर आपको हल्का सा नॉलेज देना चाहता हूँ। एंड दिस इज व्हाट आई एम स्ट्राइविंग टू डू वाया दिस वीडियो एंड डेफिनेटली थ्रू दिस चैनल। प्लीज आप मुझे इस एंडेवो में, ये मेरे इस लक्ष्य को पाने में मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं जितना हो सके उतने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रदान कर सकूं। और मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर आप मेरा इसमें सहयोग करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमेशा की तरह कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके
मुझे ये बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. लिव अ हेल्दी लाइफ, लिव अ वेरी कॉशियस लाइफ इन द सेंस दैट आपको कोई बीमारी छू भी नहीं पाए. ठीक है, तो यही एज एन एल्डर ब्रदर, एज अ सन, एज योर फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू. दैट इज माई ओनली मोटिव. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच.